सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। मुजफ्फरपुर में चोरी की गाड़ियों की खरीद बिक्री करने वाले पर पुलिस का विशेष अभियान चला। अय्यापुर थाना क्षेत्र के बकरी चौक के समीप कबाड़ की दुकान से कई गाड़ियां बरामद। डीपीएम के दुर्व्यवहार से नाराज सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने CS कार्यालय का किया घेराव। और अन्नपूर्णा मंदिर और रानी सती मंदिर में धूमधाम से मनाया गया भाद्रपद अमावस्या महोत्सव। सुहागिन महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर किया दादी का मंगल पाठ। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अय्यापुर थाना पुलिस ने पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बाइक चोरी को लेकर की गई कार्रवाई में 2 लोगों को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बाइक चोरी को लेकर की गई कार्रवाई में 2 लोगों को चोरी के बाइकों के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने बताया कि बाइक चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया, जिसमें बाइक चोरी से जुड़े पुराने चोरों से कुछ साक्ष्य जुटाए गए और छानबीन के आधार पर ये स्पष्ट हुआ कि कबाड़ की दुकानों में चोरी की बाइकों को खपाया जाता है। जानकारी के आधार पर अय्यापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बकरी चौक के निकट पप्पू पासवान की कबाड़ की दुकान में छापेमारी की गई, जहां से पुलिस ने चोरी की 3 बाइक चेचिस बरामद किया है। साथ ही कई अन्य बाइकों के काटे गए पार्ट्स भी बरामद किए हैं। छानबीन के दौरान ये पता चला कि बरामद बाइकों में वैशाली जिला अंतर्गत सराय थाना क्षेत्र से चोरी की गई बाइक शामिल है। उन्होंने बताया कि चोरी की बाइक को कमलेश नामक युवक कबाड़ की दुकानों में खपाता था, उसकी गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ के क्रम में उसने खुद को बाइक मिस्त्री बताया है। पकड़े गए लोगों का अब तक कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, लेकिन जैसे जैसे बाइक चोरी के मामले को लेकर छानबीन आगे बढ़ेगी, संभव है कि उनकी संलिप्तता साबित होगी। नगर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि बाइक चोरी के क्षेत्र में ये एक संगठित गिरोह है, जो बाइक चोरी करने के बाद कबाड़ की दुकान से लेकर सीतामढ़ी और नेपाल तक जाकर चोरी की बाइकों को खपाने का काम करते हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में अभी आगे भी चिन्हित कबाड़ की दुकानों और गैराज पर छापेमारी जारी रहेगी। शहर में जो अलग अलग बाइक चोर गैंग सक्रिय हैं, उन पे हम लोग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और जितनी भी चोरियां हो रही हैं तो हम लोग के द्वारा कार्रवाई करते हुए जितने चोर पकड़े गए हैं सबसे पूछताछ में कि कहाँ गाड़ियां कटती है या फिर कहाँ गाड़ियां जाती हैं, उसको लेकर हम लोग के द्वारा लगातार सूचना संकलन किया जा रहा था। उसी क्रम में हम लोगों को जो पुराने कुछ क्रिमिनल थे, जो पुराने बाइक चोर थे, उनसे हमको सूचना मिला था कि कुछ यहाँ पर कबाड़ी की दुकानें हैं, जो स्क्रैप की दुकानें हैं, जिनके द्वारा गाड़ियों को काटा जाता है और सामान को रखा जाता है, फिर उसको आगे बेचा जाता है। तो उसी क्रम में कल शाम को 8 बजे के आसपास बकरी मोड़ स्थित बकरी चौक पे अय्यापुर थाने अंतर्गत एक कबाड़ी की दुकान है, पप्पू पासवान की दुकान है। ये बड़ी जगन्नाथ के रहने वाले हैं। इनके दुकान पे सूचना मिला था कि कुछ बाइक की चोरी की बाइक है, उनका सामान रखा हुआ है। तो हम लोग के द्वारा रेड किया गया और रेड में वहाँ पर हम लोग के द्वारा प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हुए रेड किया। उसमें हमें 3 अलग अलग मोटरसाइकिल के चेसिस मिले हैं, कुछ काटी हुई मोटरसाइकिल की टंकियां मिली हैं, कुछ साइलेंसर मिले हैं और भी कई सारे एविडेंस है, जिससे चीज और हम लोगों ने फिर उन गाड़ियों का, उनमें से कुछ चेसिस का सत्यापन कराया। तो उनमें से अभी तक कंफर्म हुआ है कि वो गाड़ियां वैशाली में सराय थाना अंतर्गत एक केस हुआ था 105/24 मई महीने में हुआ था, उसी की वो गाड़ी चोरी हुई थी और वो गाड़ी को फिर यहाँ पे काटा गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने उसके बाद में हम लोगों ने और भी बहुत सारे कबाड़ की दुकानों पे, स्क्रैप की दुकानों पे सत्यापन करवाया है और हमें और भी कई सारी कबाड़ की दुकानों की सूचना है जहाँ पर इस तरह का काम हो रहा है। तो उस पर भी हम लोग आगे कार्रवाई जारी रखेंगे। और जो व्यक्ति लेकर के आ रहा था उसका नाम कमलेश है, जो कबाड़ की दुकान पे सामान बेचा है, और का रहने वाला। हम लोगों ने दोनों की गिरफ्तारी की है और इस नेटवर्क में और भी जितने लोग हैं उस पर भी हम लोग सत्यापन करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। ताकि बेचने वाले लोग हैं या खरीदने वाले लोग? ये खरीदने वाले लोग हैं
बेचने वालों में जो एक व्यक्ति है कमलेश, ये है, इसकी भी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। इस पूरी चेन पे हम लोग काम कर रहे हैं कि कौन कौन आदमी इस गिरोह में काम करता था, क्योंकि एक तरह का ये संगठित अपराध है जिसमें लोग मिलकर के और बाइक को चोरी करते हैं, एक दूसरे को बेचते हैं, बेच करके और बहुत ही कम रेट में या तो सीतामढ़ी बेच दिया जाता है या फिर यहीं पे कबाड़ में काट दिया जाता है। तो हम लोग इन पे कार्रवाई करेंगे ताकि शहर में चोरी की घटनाएं रुक सकें। इन लोग का नेटवर्क दूसरे जिलों में फैला हुआ है? हाँ, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें जैसे सीतामढ़ी और नेपाल तक में भी अभी तक में ये चीज सामने आई है कि ये लोग वहां पे भी गाड़ियां वगैरह बेचते थे, और हम लोगों ने पहले भी कई सारी गैंग पकड़े हैं जहाँ से भी ये चीज पहले भी क्लियर हुई है कि नेपाल तक में गाड़ियां जाती थी। तो कितने दिनों से चला रहा था ये अभी क्लियर कहना मुश्किल है कि कब तक चला रहा था, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे कुछ और आगे आता है तो आपको बताएंगे। इन लोगों का कुछ आपराधिक इतिहास? इन लोगों का आपराधिक इतिहास अभी तक नहीं मिला हमें, लेकिन जैसे चोरी की बाइक के बारे में जब अलग अलग जो सत्यापन होगा तब हो सकता है कि और क्लियर हो। कमलेश का सर कोई और भी पेशा है क्या अलग से? इसका कहना है कि मिस्त्री का काम करता है। स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम देहान अशरफ के दुर्व्यवहार से नाराज सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया। स्वास्थ्य विभाग की बैठकों में जिला कार्यक्रम प्रबंधक डीपीएम रेहान अशरफ के दुर्व्यवहार से नाराज सैकड़ों सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया और सिविल सर्जन को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने डीपीएम पर मीटिंग में महिला अधिकारी पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी ने डीपीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिविल सर्जन से डीपीएम पर कार्रवाई करने की मांग की है। उचित कार्रवाई नहीं होने पर आगे महिला आयोग जाने की बातें कही है। प्रदर्शन में जिले के 16 प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में महिला अधिकारियों ने बताया कि जब भी हम लोगों का डीपीएम के साथ वॉइस मीटिंग या फिजिकल मीटिंग होता है, उन्होंने कभी भी रिस्पेक्ट से बात नहीं किया। हमेशा हम लोगों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो भाषा हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। महिला अधिकारियों को कहते हैं हनीमून मनाने आए हो यहाँ पर, वे कहते हैं ये सब बंद करो, अपना काम करो। तो हम लोग का जो टारगेट है वो तो हम लोग पूरा कर ही रहे हैं, कुछ कमी तो सबसे होती ही है। पुरुष सीएचओ के साथ भी अमर्यादित व्यवहार भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सब पढ़े लिखे हैं तो वे इसी बातें कैसे कर सकते हैं। बात जब हद से ज़्यादा बढ़ गया है तो हम लोगों ने मिलकर सीएस सर को ज्ञापन सौंपा है। अगर सीएस सर डीपीएम पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग महिला आयोग जाएंगे। वहीं पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन अजय कुमार ने बताया कि जिले की सैकड़ों सीएचओ के द्वारा एक आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा जिक्र किया गया है कि डीपीएम का व्यवहार सही नहीं है। उन्होंने आश्वासन दिया गया है कि मामले में जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर एक जांच कमेटी भी बनाई जाएगी। परेशानी इतनी आ रही है, हमें ड्यूटी करने में ही एक मतलब कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। 1000 बार अपनी परेशानियों को सब जगह बता दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हम इन परेशानियों के ऊपर ही गए थे हड़ताल पे। इन परेशानियों को लेके हड़ताल में कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं मिला तो हम लोगों ने वापस से ज्वाइन कर लिया। आफ्टर 1.5 महीना के ज्वाइन के बाद हमने सारी असुविधाओं को गले लगा के ज्वाइन किया है। सारी असुविधाओं को, सुविधाओं को नहीं, सारी असुविधाओं को गले लगा के ज्वाइन किया है। तो थोड़ा सा हम्बल हम भी तो चाहते हैं उनकी तरफ से कि ठीक है आइए, आपका स्वागत है, आप लोग ड्यूटी कीजिए। उनकी तरफ से हमें तो ये रिस्पांस मिलना चाहिए कि ठीक है आप लोग ड्यूटी करिए, आपको जो भी परेशानी है 9 to 5 के अंदर में टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हम ये व्यवस्था करेंगे। बजाय इस दिलासा के वो उल्टा हमको टॉर्चर कर रहे हैं, वीसी में बेइज्जत कर रहे हैं, हराम का खाते हैं गाली। सैटरडे को एक मीटिंग की गई थी, ऑनलाइन मीटिंग थी वीडियो कॉल पे, जहां पे सभी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, अपशब्द का यूज किया जाता है हमारे डीपीएम महोदय के द्वारा।
जो हम लोग असहनीय है। वो काफी दिनों से ऐसा ही व्यवहार करते आ रहे हैं, चाहे हम फिजिकल मीटिंग में प्रेजेंट होते हैं तो भी वो अभद्र शब्दों से संबोधित करते हैं सभी महिलाओं को। तो ये हम नहीं स्वीकार है, इसलिए हम लोग आज बहुत वो धमकी देते हैं FIR का, टर्मिनेशन का, इसलिए हम आज सिविल सर्जन जी के पास आए। सर्जन से क्या सर से स्पष्ट। हाँ, CHO के द्वारा जो है एक आवेदन दिया गया इस कार्यालय में और DPM के विरुद्ध में है कि आपत्तिजनक जो है उनका कुछ बातचीत करने का लहजा है, उसके बारे में आपत्ति दर्ज कराई गई है उन लोग के द्वारा, जिसको हम लोग देखेंगे और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जांच कमेटी बनाएंगे, जांच उसकी की जाएगी। काफी आक्रोश में दिख रहे हैं। हाँ, आक्रोश में है लोग, उनको समझाया गया है इस तरह की अगर पहले तो जांच की जाएगी, जांच करने के बाद जो है हम लोग देखेंगे कहाँ तक है और दोनों पक्षों से फिर बात करके हम लोग इसके आगे क्या कार्रवाई है उसके अनुसार हम लोग जांच कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर फिर निर्णय लेंगे। हम लोग इन लोगों से भी मिलेंगे आप? मिल चुके हैं, इन लोग से मिल लिए हैं और इन लोग को हमने कहा है कि हम लोग आपकी रिपोर्ट, हमने आवेदन को देखा है और उसके आलोक में जो है हम लोग जांच कमेटी बनाएंगे। इस पर हम लोग सिकंदरपुर अन्नपूर्णा मंदिर में भाद्रपद अमावस्या महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सोमवार को श्री ढाढन सती अन्नपूर्णा धाम मंदिर में भाद्रपद अमावस्या का आयोजन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भाद्रपद अमावस्या महोत्सव की शुरुआत मंगल पाठ पूजन से हुआ, जिसमें 101 सुहागन महिलाओं द्वारा राजस्थानी परिधान में दादी जी का मंगल पाठ, जो कि मुजफ्फरपुर के मंगल पाठ वाचक सोनू मुस्कान द्वारा कराया गया। मंगल पाठ के मुख्य जजमान के रूप में प्रकाश बजाज, मंजू बजाज थे। पूरा मंदिर परिसर दादी जी की जय से गूंज उठा। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया था। सभी महिलाओं के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था की गई। तत्पश्चात संध्या 6 बजे 56 भोग, सोहामणि, श्रृंगार दर्शन एवं 7 बजे से 17 घंटे की अखंड ज्योत की प्रारंभ की गई, जिसमें जजमान के रूप में तुलसी भरतिया और चंदा भरतिया रहे। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष श्याम सुंदर भरतिया, विक्रम बजाज, श्री कृष्ण भरतिया, विनोद भरतिया, महेश भरतिया, निर्मल बजाज, कृष्ण मुरारी भरतिया, प्रकाश बजाज, रोहित भरतिया, तुलसी भरतिया, कैलाश नाथ भरतिया सहित कई लोगों ने अपना सहयोग दिया। बड़े हर्ष के साथ आज दिनांक 2/9/24 मंगलवार को दादी जी का सुबह 9 बजे मंगल पाठ शुरू हुआ। यह कार्यक्रम 2 बजे तक चलेगा। इसके बाद आरती है। फिर शाम में 7 बजे से दादी जी का भजन कीर्तन चालू होगा। शुरू होने के बाद 7:30 बजे से दादी जी का प्रसाद का वितरण हो, प्रसाद खिलाया जाएगा। उसके बाद रात में आरती होगी। द्वितीय कार्यक्रम दिनांक 3 तारीख को सुबह में मंगल आरती होगी 5 बजे। 6 बजे से पाटा का पूजा ढाढन मंदिर में होगा, जो कार्यक्रम 11:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद आरती होकर ये प्रोग्राम दिन में भजन कीर्तन का शाम तक प्रोग्राम रहेगा। रानी सती मंदिर में भाद्रपद अमावस्या महोत्सव में 301 सुहागिन महिलाओं ने दादी का मंगल पाठ किया। सोमवार को सिकंदरपुर स्थित श्री रानी सती दादी धाम मंदिर में 2 दिवसीय भाद्रपद अमावस्या महोत्सव के पहले दिन उद्घाटन समाज सेवी सत्यनारायण तुलसियान एवं मोहन लाल भीमसेरिया ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद हाथों में मेहंदी रचाए 301 महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में दादी जी का मंगल पाठ किया। इसके साथ ही भजन गायक आचार्य विष्णु शर्मा एवं कनिका खन्ना ने महाड़ी तंधन से लौ लागी ए माए दूजो बड़ नहीं ब्याहूंगी माँ समेत एक से बढ़कर एक दादी जी के भजनों की प्रस्तुति की, जिस पर श्रद्धालु घंटों झूमते रहे। मुख्य यजमान के रूप में विजय तुलसियान, पूनम तुलसियान, अंजनी खेतान, उर्मिला खेतान, नितिन ढंढारिया, प्रीति ढंढारिया, प्रभात बंका, नीतू बंका एवं पवन सिंघानिया ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर महिलाओं के बीच खिलौना, प्रसाद एवं सुहाग पिटारी का वितरण किया गया। कथावाचक ने दादी जी के बाल्यकाल से लेकर सती होने तक के जीवन भाव को व्यक्त कर भक्तों में आध्यात्मिक चेतना को जागृत किया। संध्या में फूलों से महाश्रृंगार कर दादी जी को 56 भोग और स्वामनी चढ़ाया गया। ये जो है प्रत्येक साल हम लोग भाद्रपद अमावस्या के दिन 2 दिनों का कार्यक्रम इस मंदिर में करते हैं। इस प्रकार का कार्यक्रम
पूरे देश में मनाया जाता है। और इसमें आज के दिन हम लोगों ने उद्घाटन किया है इस कार्यक्रम का, महोत्सव का। उसके बाद अभी आप देख रहे हैं पीछे में हमारे 201 महिलाओं के द्वारा मारवाड़ी राजस्थानी परिधान में दादी जी का मंगल पाठ किया जा रहा है। इसके पीछे हम लोग का उद्देश्य है कि हमारा राज्य बिहार, हमारा देश भारत, यहाँ के सभी लोग खुश रहें, खुशहाल रहें। इस दृष्टिकोण से हम लोग हर साल कार्यक्रम करते हैं, इस साल भी कर रहे हैं। आज संध्या में 7 बजे अखंड ज्योति जलाई जाएगी जो 27 घंटे की होगी, और कल रात में 10 बजे जाके वो ज्योति विराम लेगी और 56 भोग का प्रसाद लगाया जाएगा माता जी को, दादी जी को। बनारस से जो महाआरती करने वाले लोग हैं उनकी एक टीम आ रही है जो कल महाआरती करेगी। उसके अलावा देश से चुने हुए कलाकार आ रहे हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम लगातार आज से लेके कल 10 बजे रात्रि तक करने वाले हैं। नगर थाना क्षेत्र के कंबलसा मजार के समीप जमीनी विवाद में भाइयों के बीच जमकर मारपीट, दोनों पक्ष के कई लोग घायल, सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के दाता कंबल शाह लेन में पुश्तैनी जमीन को लेकर हुए विवाद में अपनों ने ही अपनों का खून बहा दिया। जमीनी विवाद में जमकर लात घूसे और पत्थर चले, जिसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। पूरे मामले को लेकर मोहम्मद जावेद आलम ने बताया कि सोमवार की सुबह उनके पुश्तैनी जमीन को उनका चचेरा भाई मोहम्मद जफर आलम नापी करवा रहा था, जिसे लेकर उन्होंने जफर से कहा कि जमीन किसी दूसरे को बेचने से अच्छा है कि उन्हें ही बेच दे। इसी बात पर विवाद बढ़ गया, जिसमें एक पक्ष के मोहम्मद जावेद आलम और मोहम्मद महमूद आलम घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष से मोहम्मद जफर आलम का कहना है कि मोहम्मद जावेद ने अपने भाइयों के साथ मिलकर उन्हें बुरी तरीके से मारा है। फिलहाल दोनों पक्ष ने नगर थाने में आवेदन दिया है। अभी सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। ग्रिल बनवा रहे थे वहाँ काली वाली रोड में, घर से माँ का फोन आता है कि तुम्हारा चचेरा भाई जमीन नाप रहा है। हाँ, पूछा भाई काहे नाप रहे हो? तो बेचना है। हमला जब हमारे से बात हो गई तो क्यों बेच, इधर उधर तुम बेच रहे हो? मेरे बाप का चीजें हमको बेच दो, मैं पैसा दे देता हूँ। तो कहा ठीक है। पुलिस प्रशासन आ गया, सब कुछ हुआ, बात विवाद हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि पुलिस समझा के दोनों गोटा को चला गया कि कल आप लोग अमीन को बुला के नापी करवा दीजिए। उसके बाद मेरा चचेरा भाई जफर, जिसका नाम है, पिता का नाम मोहम्मद महफूज आलम उर्फ बाटो, उसका लड़का जफर नशेड़ी है, पिता खाता है, मोबाइल का दुकान काम करता है, अपराधी है। उसने अपने कुछ दोस्त को बुलवा के और हमारा जान मारने का प्रयास किया। फिर हमारा 2-3 भाई, फिर पार्षद जी हमारे तुरंत आके हमको बचा के हॉस्पिटल लाके भर्ती कराए हैं और वो पूरा प्रयास किया था जफर जान मार। जफर का शकल पहचानते सर, कितने लोग संख्या में रहे होंगे 10-12 लोग। उसका जब मारा है सर, वो तो हम ऐसे थे, आया देख लीजिए आपके हाथ में है, किस चीज से मारा हम सर देख नहीं पाए। हम तो बड़ा है उससे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। हम हमारे भाई ठीक है, वो लोग सब मिल के मेरे को मारा है। मेरा देखभाल क्या हुआ है, खुर्शीद आलम, महमूद आलम, मोहम्मद जावेद आलम, मोहम्मद अमान, मोहम्मद फरीद, ये सब मिलकर हम अकेले को मारा है। और यहाँ सदर में आए वो इंजूरी केस बनवाने के लिए। मेरा हाल देखिए, अब वो 5 आदमी में हम 5 आदमी को मिलकर मार सकते अकेला? हाँ, घर का मैटर है, जमीन का मैटर है। वो जिसका प्रॉपर्टी वो किसी से भी बेचे, वो उनका पर्सनल मैटर है। ये बोलते हैं कि हम कर देंगे वो जमीन, हम कर देंगे, आपको खरीदना, आप वो जमीन ऑनर से बात। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं।
वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। 23 वर्षों से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दे रहे हैं एशिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल हब स्थित बद्र यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जो चंडीगढ़ से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट साइंस, कृषि, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी जैसे कोर्सेज उपलब्ध है। यहाँ के अनुभवी प्रोफेसर्स आपको बेहतरीन शिक्षा और मार्गदर्शन देते हैं। साथ ही 200 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ साझेदारी से यहाँ आपको मिलते हैं इंडस्ट्री आधारित सीखने और कमाई के मौके। बद्र यूनिवर्सिटी आपको देता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा, जिससे अपनी पढ़ाई के दौरान ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और कंप्यूटर साइंस के छात्र 12,000 से लेकर 21,000 तक कमा सकते हैं। प्लेसमेंट टीम ने अब तक छात्रों को 24 लाख तक के पैकेज दिलाए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं 100% प्लेसमेंट की गारंटी। यूनिवर्सिटी कैंपस में ही आपको मिलते हैं क्रिकेट एकेडमी, जिम, हॉस्टल और मेस की सुविधाएं। यहाँ 3,000 से अधिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बीच आप शिक्षा और उद्योग का बेहतरीन मेल पाते हैं। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़े बद्र यूनिवर्सिटी से। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7079090969 पर। नियम व शर्तें लागू। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ, मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रुख करते हैं आगे की खबरों की ओर। स्मार्ट सिटी के तहत सरियागंज टावर का सौंदर्यीकरण तो किया गया, पर किसी को इसके बंद घड़ी को ठीक कराने का ख्याल तक नहीं आया। जिस शहर के घड़ी का ही समय रुक गया हो, उस शहर का विकास कैसे हो सकता है? जी हाँ, इस वक्त तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे सरियागंज टावर की घड़ी, जो शहर का हृदय स्थली कहा जाता है। उसकी घड़ी खराब है, घड़ी में बज रहे हैं 12 और
इस पूरे मामले पर ना ही नगर निगम की नजर जाती है, ना ही नगर निगम के अधिकारियों की नजर जाती है। स्मार्ट सिटी के तहत इस घड़ी का लाखों लगा करके सरियागंज टावर का सौंदर्यीकरण किया गया था, मगर तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। शहर में स्मार्ट सिटी के नाम पर जगह जगह कई जगह ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, जो सिग्नल से लोगों का चालान भी कट रहा है। अगर आप हेलमेट नहीं पहने हैं, ट्रिपल लोडिंग में आप चल रहे हैं तो चालान कट रहा है, मगर ये घड़ी जो खराब है उस पर किसकी नजर जाएगी, इसको देखने वाला कोई नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर शहर के जनप्रतिनिधि और आम जन, आइए सुनते हैं। देखिए, जैसे मुजफ्फरपुर शहर की ऐतिहासिक धरोहर में एक सरियागंज टावर की घड़ी, जिसके घंटे की आवाज से हम लोगों को पता चल जाया करता था कि 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, और एक बटलर का भोंपू, आपको याद होगा विकास जी, उससे भी हम लोगों को पता चलता था कि अब इतना समय हो गया। तो ये दोनों धरोहर, बटलर खत्म हो गई और सरियागंज की टावर की घड़ी बीच में एक संस्था के द्वारा उसका निर्माण कराया गया था। जिस समय संजय दुबे नगर आयुक्त महोदय यहाँ थे, जो अभी पूर्णिया के कमिश्नर साहब हैं, तो मैं समझता हूँ नगर आयुक्त महोदय से, मैं आपके माध्यम से भी, और मैं खुद भी नए नगर आयुक्त जैसे ही चार्ज लेते हैं स्मार्ट सिटी के, वो एमडी भी है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इसको अविलंब चालू करवाएं। चूंकि वो टावर जो बना हुआ है वो भी स्मार्ट सिटी के अंदर में है, और उसमें जितने भी हमारे मुजफ्फरपुर जिला के शहीद का दर्जा प्राप्त किए थे देश की आजादी में, उनके भी नाम का शिलापट उसमें लगना निहायत ही जरूरी है, जो बनने के दरमियान में मिट गया है। तो मैं आपसे एक वादा करता हूं कि जैसे ही नगर आयुक्त आएंगे, मैं इन दोनों चीज की बात प्राथमिकता के तौर पे करके उसको कराने का काम करूंगा। इस पे यही कहना चाहेंगे कि हमारे नगर आयुक्त जो चले गए हैं वो कुछ नहीं कर पाए नगर निगम के लिए। हमारा जो घड़ी वर्षों से बंद था वो स्मार्ट सिटी के तौर पे अभी भी दयनीय स्थिति है, और हिंदू धर्म में मान्यता है कि घड़ी बंद होना अशुभ है। इसको लेके न हमारे जिला प्रशासन, नगर निगम की पूरी प्रशासन इस पे मौन है, और इस पे लाखों करोड़ रुपया खर्च होने के बावजूद भी ये दयनीय स्थिति में है। कुछ सालों पहले आपकी टीम के द्वारा घड़ी को चालू करवाया गया था, क्या क्या उस समय मेहनत करनी पड़ी? ये कारवा हमारा शुरू हुआ था 2018 में। 2018 में हम लोगों ने अपना टीम के साथ गठन किया, और इसको फेसबुक के माध्यम से हम लोगों ने एक स्टोरी बनाया अपने से, और इसको हमारे टीम के हर एक लड़के ने इसको अपने फेसबुक पोस्ट से पोस्ट किया, और इनमें रुझान आया मारूम मर्दन शुक्ला जी का, जिन्होंने ये थंबनेल दिखा के और इनको सांत्वना दी, हम लोग को सांत्वना दी। तो हम लोग को पता चला कि चलिए वो वर्तमान में उप मेयर थे, तो हम लोग को सांत्वना मिली कि चलिए अब इनके नजर में आ गया तो ये बन जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ ऐसा। हम लोगों ने दो महीने वेट किया। सितंबर माह के हम लोग शुरुआत में ही हम लोगों ने टावर के ही मिस्त्री को हायर किया, और उनके माध्यम से ही हम लोगों ने 60-70 हजार रुपये लगा के चालू किया घड़ी को। तो पूरा मरम्मती का काम हमारे संस्था और हमारे टीम के जो लड़के थे उन्होंने इसको चालू कराया। अधिकारियों से और प्रशासन से यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, यही मेरा अपील रहेगा कि इसको जो अभी बंद है घड़ी, इसको पूर्ण रूप से चालू कीजिए। ये आपके शहर की धरोहर है, इसको बंद रहना शुभ माना गया है। यही हम कामना करेंगे कि नगर निगम प्रशासन इसको जल्द से जल्द चालू करे। सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं आपके चैनल को। मेरा नाम ऋषि शाही हुआ। बंद सर बहुत पहले से, एक बार पहले भी हमने कार्रवाई की थी और हमने बनवाया था कुछ लोगों के द्वारा, अपने संगठनों, अपने मित्रों के द्वारा। लेकिन जहां स्मार्ट सिटी में इतना पैसा, अफराद पैसा, हर जगह सिग्नल बंद है, वहां पे भी सिग्नल लगा, बहुत जगह चालू है, जहां बंद है वहां पे भी कभी चालान कटता है। लेकिन नगर निगम को ध्यान देना चाहिए, स्मार्ट सिटी के तहत उसको बनाना चाहिए। अगर नगर निगम असमर्थता जाहिर करती है तो हम चंद युवा आगे बढ़ के उसको फिर से बनवा सकते हैं। आप सुन रहे थे शहर के आम जन को, जिन्होंने बताया कि आजादी के समय से पहले की ये घड़ी यहाँ पर बनाई गई है। स्मार्ट सिटी द्वारा सरियागंज टावर का जीर्णोद्धार भी किया गया था, मगर तस्वीर कुछ और ही बयां करती है, घड़ी बंद है। ऐसी कहावत है कि जो घड़ी बंद रहता है उस शहर का विकास कभी नहीं हो सकता। आम लोग भी अपने घर में बंद घड़ी को नहीं लगाना चाहते हैं, मगर ये तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। अपने सहयोगी विजय के साथ विकास कुमार गोस्वामी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। काम में देरी के कारण बैरिया बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण का बजट घटाए जाने से नाराज है ट्रांसपोर्टर। कहा यात्रियों की सुविधा में कमी नहीं की जाए,
ठेकेदार पर करे कार्रवाई। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के द्वारा पटना के ISBT की तर्ज पर 138 करोड़ की लागत से 7.89 एकड़ में बैरिया में बस टर्मिनल का निर्माण होना था, पर निर्माण कार्य में देरी के कारण स्मार्ट सिटी ने बैरिया बस टर्मिनल का बजट एक बार फिर घटा दिया है। इस बार बजट में 30 करोड़ रुपए कम कर दिए गए हैं। अब 51 करोड़ रुपए देने में ही बस टर्मिनल का निर्माण करना होगा। बजट कम होने से बस टर्मिनल का मुख्य भवन 6 मंजिला न होकर अब 2 मंजिला ही बनेगा। इसके अलावा कई अन्य सुविधाओं में भी कटौती हो जाएगी। इससे पहले स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने बैरिया बस टर्मिनल के बजट को 138 करोड़ को घटाकर मई 2024 में 81 करोड़ कर दिया था। अब फिर राशि नहीं होने का हवाला देते हुए अगस्त में 30 करोड़ की कटौती की गई है। 138 करोड़ की लागत से 7.89 एकड़ में इस बस टर्मिनल का निर्माण जब शुरू हुआ था, तब इसमें DPR के मुताबिक बस टर्मिनल में प्रशासनिक भवन के अलावा 150 बसों के लिए शेड युक्त प्लेटफॉर्म, 20 बस चार्जिंग और पार्किंग प्वाइंट, गार्ड रूम, वर्कशॉप, कार और ऑटो पार्किंग, डोरमेट्री, VIP वेटिंग रूम, पथ परिवहन निगम का कार्यालय, डिपार्टमेंट स्टोर, रेस्टोरेंट का निर्माण होना था। पर अब बजट में कटौती के कारण बैरिया बस टर्मिनल में ना तो डिलक्स शौचालय का निर्माण हो सकेगा, ना वर्कशॉप बन पाएगा। नए DPR के मुताबिक अब सिर्फ प्रशासनिक भवन और 1.6 किलोमीटर सड़क ही बन पाएगी, जिसे लेकर बिहार राज्य मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि बैरिया बस स्टैंड से हर रोज पटना, रांची, टाटा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, दरभंगा, मधुबनी सहित राज्य के हर शहरों के लिए 10,000 से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। ठेकेदार की लेट लतीफी के कारण बजट घटा दिया गया, जिसके कारण यात्री सुविधा को भी कम कर दिया गया है, जो गलत है। DM और स्मार्ट सिटी के MD को ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, न कि बजट कम कर यात्रियों की सुविधा घटानी चाहिए। देखिए, पूर्व जिलाधिकारी के आदेश पर ही बैरिया बस स्टैंड टूटा, क्योंकि 1 मंजिला था, AC सारा व्यवस्थित था। तो हुआ कि 4 मंजिला 5 मंजिला बनेगा स्मार्ट सिटी के अंदर में, लेकिन ये बात जो है पच नहीं रहा है कि ये जिलाधिकारी के नॉलेज में है या नहीं है। कैसे कटा और कैसे ये सब हो रहा है हमको जानकारी नहीं है, गंभीर मामला है। प्रोजेक्ट में देरी के कारण बजट कम, तो उनका जुर्माना लगना चाहिए। प्रोजेक्ट में देरी हो गया, ट्रांसपोर्टर और जनता के हित की बात करती है सरकार, ये तो कंप्लीट उनका गलती के कारण जनता और ट्रांसपोर्टर क्यों भुगतेगा। हम तो आग्रह करते हैं आपके माध्यम से जिलाधिकारी या जो भी इसके पदाधिकारी हैं उनको जुर्माना लगा दे और FIR करे। इस पैसा, जनता का पैसा का लेट लतीफ करके और मिसयूज करना है। दिन रोज सुन रहे हैं, यहाँ रोड धंस गया, वहां टूट गया, क्या हो रहा है। ढाक के 3 पात अराजकता का स्थिति पैदा किए हुए हैं स्मार्ट सिटी के लोग, तो इसमें काम करने वाले हैं। गंभीर मामला है। अगर इसके जो पदाधिकारी है इस पर एक्शन ले। यात्री सुविधाओं में भी भारी कटौती की गई है बजट में, यात्रियों की सुविधाओं में भारी कटौती की गई। देखिए, ये जनता की बात है, पब्लिक है, सब जानती है। हम नहीं भी बोलेंगे, जनता समझ रही है कि जनता का पैसा का मिसयूज करना, लेट काम करना, ये भी भ्रष्टाचार में आता है बहुत बड़ा। अब जनता के पैसा का पाई का हिसाब देना होगा, और गलत हो रहा है उस पर जो भी लोग हैं, जो पदाधिकारी सरकार के, उन पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। पति की लंबी उम्र की कामना के लिए हरितालिका तीज का व्रत करने वाली सुहागिनों के पूजा पाठ के लिए बाबा गरीबनाथ मंदिर में विशेष व्यवस्था की गई। स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु की कामना से हरतालिका तीज का व्रत इस बार 6 सितंबर को करेंगी।
महिलाएं अन्य जल ग्रहण किए बिना व्रत रखेंगी। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि गरीबनाथ मंदिर में तीज पर पूजन और व्रत की कथा सुनाने की पुरानी परंपरा है। तीज पर यहाँ व्रतियों की इतनी भीड़ बढ़ जाती है कि सामूहिक पूजा कराना भी संभव नहीं हो पाता। इस बार तीज को लेकर विशेष तैयारी की गई है। तीज के दिन मंदिर में सुबह 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक सामूहिक रूप से व्रतियों की पूजा कराई जाएगी। मंदिर के द्वितीय और तृतीय तल पर इसकी व्यवस्था की गई है। व्रती सुबह से आकर यहाँ तीज का पूजन कर सकती है और पुरोहित से कथा सुन सकती हैं। देखिए, तृतीया दोपहर 12:05 तक है और दिन भर पूजा होगी तीज की। और चौथचन और तीज इस बार बहुत दिनों के बाद एक संजोग है, चौथचन और तीज एक ही दिन पड़ा है। मिथिला का महान पर्व है चौथचन, और तीज उत्तर भारत में मनाई जाती है, दोनों एक ही दिन पड़ा है। ऐसे दोपहर तक है, इसलिए दिन भर पूजा किया जा सकता है तीज का। और रात्रि में तो चौथचन की पूजा होती है, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, उसे पूरी खीर से और लोग उनका पूजा करते हैं। मंदिर की तरफ से क्या क्या व्यवस्था रहेगी? ये मंदिर की सारी व्यवस्था रहेगी, महिलाओं को कोई कष्ट नहीं हो। सुहागिन महिलाएं ज्यादा करती हैं पति के आरोग्यता और दीर्घायु के लिए। सखियां पार्वती जी को हर के ले गई थी और पार्वती जी ने शिव के रूप में अपना पति माना था और उनको प्राप्त करने हेतु वो तप की थी, इसलिए उसका नाम हरताल का व्रत कथा पड़ा। ये लंबी कहानी है, लेकिन पति की दीर्घायु की कामना के लिए, और कुछ कुंवारी लड़कियां भी करती हैं शिव की तरह अपने पति पाने के लिए हम तीज की व्रत करती हैं। वो कितने तारीख को इस बार तीज पूजा पर? 6 तारीख को तीज और चौथचन पूजा दोनों है, पूरे दिन होगा। महंगी दवा से निजात दिलाने के लिए गिरिराज सिंह चौक पर खुल गया है जेनरिक आधार। आधी कीमतों पर मिलेंगे सभी दवाएं। देश में इस समय किसी भी बीमारी का इलाज कराना बहुत ही महंगा है। इस दौर में महंगी दवाएं किसी भी इंसान को बीमारी से ज्यादा परेशान करती है, लेकिन इस समस्या को सुलझाने के लिए मुजफ्फरपुर जिले में जेनरिक आधार के जेनरिक लाइफ फार्मा मेडिकल शॉप का शुभारंभ सोमवार को प्रोपराइटर हरिशंकर राय और पल्लवी राय के माता पिता इंदिरा देवी और फूल कुमार राय के द्वारा कलमबाग रोड गिरिराज चौक पर फीता काट कर किया गया। जेनरिक आधार के प्रतिनिधि विक्रम कुमार ने बताया कि जेनरिक आधार में आधी कीमत पर सभी अंग्रेजी दवाई उपलब्ध है। वहीं फूल कुमार राय ने बताया कि आज के समय में इलाज काफी महंगा हो गया है। हमारा प्रयास है कि हम आपके दवा के खर्च को आधा कर दें, जिसे लेकर हमने ग्रीन लाइफ फार्मा, जिसमें जेनरिक आधार की सारी दवा उपलब्ध है, जो 50% तक की छूट के साथ मिलेगी। दुकान खुला है, आप लोगों से जहाँ तक हो लेने का प्रयास कीजिएगा। सस्ता और सुविधा में मिलेगा दवा और आधे दाम पर मिलेगा। विशेष क्या कहें, कलमबाग रोड बोल रहे हैं ये कि आधा कलमबाग रोड में रिलायंस पेट्रोल पंप के बगल में दवा का दुकान खुला है जेनरिक आधार का, और वहाँ पे 40 या 50% के डिस्काउंट पे आपको 50% पे मिलेगा। ठीक है, आप लोग आइए। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।